नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा का आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी से चौधरी भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई और कांग्रेस से जयप्रकाश लड़ रहे थे, लेकिन हकीकत में ये चुनाव दो राजनीतिक घरानों की चौधर की लड़ाई थी। ये लड़ाई कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई की लड़ाई थी। पिछले 17 सालों से दोनों घरानों के बीच ये राजनीतिक लड़ाई चली आ रही है। इस जंग में कभी हुड्डा भारी पड़े तो कभी कुलदीप बिश्नोई। भले ही भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोकने में कामयाब रहे, लेकिन कुलदीप ने इसके बाद उन्हें दो मौकों पर करारी शिकस्त दी है। पहले जून 2022 में हुए हरियाणा राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार अजय माकन को वोट न देकर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत में बड़ी भूमिका अदा की। वहीं दूसरी बार आदमपुर के उपचुनाव में अपने बेटे भव्य को विधायक बनाकर दी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत तो हुई, लेकिन कांग्रेस कहां पीछे रह गई, कहां कमी रह गई? तो वहीं आम आदमी पार्टी आखिर क्यों इतनी पीछे रही और इनेलो की कमी क्या रही? इन तमाम चीजों को लेकर कुल मिलाकर विपक्ष की क्या कमियां रही इस पर और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत को लेकर आज हम करेंगे मंथन। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आदमपुर में जीत का भव्य जश्न हो रहा है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में जीतने के लिए झोंकी थी और यहां पर काफी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे हुड्डा साहब, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उनको मात देने में कामयाब रहे। जैसे कि शुरू से ही वो चैलेंज देते हुए नजर आ रहे थे और उनका चैलेंज जीत में तब्दील भी हुआ। तो वहीं अब कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े होने उठ गए हैं, शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या कमी रह गई कि बीजेपी का गढ़ माफ कीजिएगा कांग्रेस अपना गढ़ आदमपुर सीट को कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर शिकस्त मिली और भव्य बिश्नोई कलायती विलायती तमाम तरह के आरोप, बाहर के नेता, इस तरह की चीजें कही जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके भव्य बिश्नोई की जीत यहां से होती है। तो आज हम करेंगे इसी पर मंथन कि बीजेपी इतने समय बाद, हल्के में 40 साल बाद कमल खिला है। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 40 साल बाद हल्के में कमल खिल गया? तो वहीं कांग्रेस जो लगातार कांग्रेस की तरफ से यहां पर उम्मीदवार जीता करता था और इस बार नहीं जीता, तो ऐसी क्या कमी रह गई जो कांग्रेस की हार हुई? वहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी जो कि लगातार जीत का दावा कर रही थी, उनकी क्या कमी रह गई? इन तमाम चीजों को लेकर हम करेंगे मंथन। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो। तो हरियाणा में हिसार के आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने, आपको बता दें कि 15,740 वोट से जीत हासिल की है भव्य ने। इस जीत को उपचुनाव में बड़ी जीत कहा जा रहा है क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का और भव्य बिश्नोई का कद बड़ा है। आदमपुर विधानसभा का चुनाव परिणाम आते ही पूरा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो गया है। हिसार में विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने केवल एकमात्र आदमपुर की सीट जीती थी, जो 3 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे देने के बाद खाली हो गई थी। लेकिन अब यहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत गए हैं।
भव्य ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,740 मतों से हराया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के बृजेंद्र सिंह इस संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। तो हुड्डा राज में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा मंथन। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। भूपेंद्र गेलावत जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। केवल ढींगरा जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कृष्ण कुटेल जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गेलावत साहब, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। चलिए, वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो रहा है। केवल ढींगरा जी, आपके पास में आऊंगी। सर, कांग्रेस का गढ़ था आदमपुर, क्या कमी रह गई जो कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा? कांग्रेस का गढ़ तो आज भी है। तो मैं बताना चाहता हूं कैसे, जिस तरीके से जो वोट पड़ी, आप उसके अगर परसेंटेज देखें, ये भजन लाल जो है कांग्रेस की पार्टी से ही लगातार वहां से जीतते रहे। हाँ, अपनी इंडिविजुअल भी जीते, लेकिन भजन लाल जी ने कांग्रेस में रहते हुए अपना गढ़ बनाने का काम किया था वहां पे। लेकिन आज जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट में हम 15,714 वोट से मात्र पीछे रहे हैं। 51,662 वोट जो है वो कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस अपना गढ़ और बड़ा करने में कामयाब हुई है, और कांग्रेस से ही निकले हुए भजन लाल के पोते, भजन लाल की वोट कांग्रेस के अकॉर्डिंगली आती रही है वहां पे। और भजन लाल ने कांग्रेस के रहते हुए जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने आदमपुर के हल्के में जो भजन लाल ने वहां पे काम किए, उसी का फल श्रेष्ठ जो है भव्य बिश्नोई को जो 67,000 वोट मिली है, वो उसी के मद्देनजर मिली है। और बाकी के तो दल की, बीजेपी की, दूसरे की, सबकी तो वोट ही नहीं रही। आप ये देखिए, INLD जमानत जब्त, आम आदमी पार्टी जमानत जब्त, ये जो वोट मिली है, ये भजन लाल जो सर, जेजेपी बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है, इसका मतलब कांग्रेस की रणनीति फेल साबित हुई ना सर? 15,000 वोट कम मिली, इतना ही फर्क है ना। और जहां तक आप कह रहे हो कांग्रेस का गढ़ खत्म हो गया, कांग्रेस का गढ़ तो आज भी है, क्योंकि 51,662 वोट जो है वो कांग्रेस को मिली है वहां पे। और लेकिन विधायक कौन है सर वहां से? विधायक कौन बनेंगे अब? भव्य बिश्नोई बनेंगे ना सर? अब हार जीत होती रहती है। मैं आपको वोट एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को। लगातार ये कह रही खत्म हो गया, तो मैं ये कह रहा हूं, 51,662 वोट जो मिली है कांग्रेस को, वो कांग्रेस के गढ़ की है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, जो 15,000 से हम हारे हैं, वो भी पोस्टल बैलेट जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। पोस्टल बैलेट 4,000 से भी ज्यादा थे, वो एंड ब्लॉक। ठीक है सर, 10% जो है राजनीति में वैसे जो जीता वही सिकंदर माना जाता है। 4-5,000 वोट है। आप ये देखिए, पोस्टल बैलेट की वोट जो कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहा है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, उनको इन्फोर्स किया बीजेपी ने कि ढींगरा साहब आपकी सारी बात सही है, तो मजबूरी। ढींगरा साहब आपकी सारी बात सही है, लेकिन आदमपुर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत हुई, भव्य बिश्नोई अब विधायक बनेंगे, ये सच्चाई है। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास, एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया मैं लूंगी। गेलावत साहब, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सर। आपने कहा था कि बीजेपी की जीत होगी और जीत होने के बाद में फिर आपके साथ डिबेट में बैठूंगा। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, आपको याद हो, जो रिजल्ट मैंने बताया था वही रिजल्ट आया। जिसको मैंने चौथे नंबर पे बताया था वो चौथे पे आया, तीसरे वाला तीसरे पे और दूसरे वाला दूसरे पे, पहले वाला पहले। सर, ये खुशी ही अलग है, क्योंकि इस हलके में 40 साल के बाद, 40 साल में पहली बार कमल खिला है, तो ये तो इस खुशी का तो ठिकाना नहीं है ना सर गेलावत साहब? देखिए, ये जो हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल, उनकी जो कल्याणकारी नीति है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित पूरा हरियाणा प्रदेश हो रहा है।
और एक हमारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान का जो नारा है, उसके तहत पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और सब जगह कमल का फूल खिलेगा। और जो कांग्रेस ने 60 साल में सर आदमपुर में भजनलाल परिवार की लहर है, इस वजह से वोट मिला या फिर बीजेपी प्लस बीजेपी? देखिए कैंडिडेट तो कहीं का भी हो, किसी भी वहां से कैंडिडेट हो, तो उसका तो असर होता ही है। ये नहीं होता कि उसका असर नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से ताकत बढ़ी है और उनको जो है पूरी अच्छे वोटों से उनको जीत मिली है। यहाँ पर कांग्रेस ये कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पर भी आते थे, ये कांग्रेस का गढ़ है, ये है, वो है, तो मैं इनको भी बताता था। और अब का चुनाव में एक और बात भी आपको बताऊं, जब 2009 में जेपी चुनाव लड़ा तो वो खुद कांग्रेस की टिकट पे कांग्रेस का उम्मीदवार था और वो 6,500-7 हजार वोटों से चुनाव हारा था। अब की बार जेपी का तो नाम था, उम्मीदवार था उपेंद्र सिंह हुड्डा, और जो ये कहता था कि मुझे वोट दो, 2024 का रिहर्सल है, 2024 में हम सरकार बनाएंगे, मुझे वोट दो, मैं उम्मीदवार हूं, तो वो उम्मीदवार आ रहा है 15,000 से भी ऊपर वोटों से। तो सबको पता लग गया कि ये 2024 का, इन्होंने खुद कहा कि ये 2024 की रिहर्सल है, तो लोगों ने संदेश दे दिया कि 2024 में भी इनका यही हाल होगा जो आजमपुर में हुआ था। और ये मेरे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कहते हैं कि हमारी तो जीत हुई है। अगर ये 15,000 से हार को जीत मानते हैं तो ऐसी जीत इनको मुबारक हो। और ये मैं ये कहता हूं कि 90 हल्कों में 15,000 से ये हारे और फिर ये अपनी जीत माने, मैं इनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो नीति हमारी, जो भी ऑनलाइन की नीति बनी, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी में बनी और चाहे खर्ची पर्ची के बगैर भेदभाव के, बगैर जाति पाति के, बगैर एरिया के जो हमने नीति बनाई, उससे प्रभावित होकर उसकी ये सफलता है, उसको लोगों ने अच्छा माना है और हमारी आदमपुर में भारी मतों से जीत हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बीच में नहीं बोलो ढींगरा साहब, आ रही हूँ, तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, आ रही हूँ सर, आपके पास जल्दी से गलावत सर, जल्दी से सर, मुझे फिर हाँ ठीक है, बोलिए सर जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भैया ढींगरा साहब एक बार शांति करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भैया शांति करो, अरे शांति करो, इसीलिए आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आप बोले तो वो भी नहीं बोले, मैं चला रही हूँ। ठीक है, कृष्ण कुटेल, ठीक है सब गलो साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, दोनों से प्रतिक्रिया लूंगी। कुटेल साहब आपके पास आऊंगी। कोई चमत्कार दिखाना तो दूर, मुकाबले में भी नहीं दिखे सर आप, ये तो इनेलो के लिए बड़ा झटका है। मोनिका जी, ये इनेलो के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो मुद्दों को रख करके चुनाव लड़ा। चाहे वो बीजेपी के द्वारा जो है कि 3 कृषि काले कानून था, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का सभी अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे सर। नहीं, बीजेपी का जो चुनाव रहा है, बीजेपी का चुनाव यहाँ पर जो है कि जातियों में बांट करके जो है, इन्होंने जो है कि बड़े पैमाने के ऊपर ये बात चलाई कि यहाँ पर जो है कि 52,000 वोट जो है कि वो जाट समुदाय का है, 31,000 वोट जो है कि वो बिश्नोई समाज का है, 30,000 वोट जो है कि वो शेड्यूल कास्ट का है, 29,000 वोट जो है कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी का है। तो ऐसे समाज को बांट करके जो है इन्होंने चुनाव को लड़ा। लेकिन मेरा गहलोत साहब से तो सर ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है ना फिर सर, ये तो स्ट्रैटेजी है ना फिर बीजेपी की। स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि हम अभी बोल रहे थे कि भी सबका साथ सबका विकास, तो दूसरी बात क्या है कि मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा, जब कुलदीप बिश्नोई जी ने जो पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा तो उस समय इन्होंने 51.7% वोट लिया, और जबकि इस चुनाव के अंदर जो वोट प्राप्त हुआ वो 51.3% रहा, जबकि बीजेपी उनके साथ,
जेजेपी उनके साथ, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके अरे साथ। सर जीत तो गए ना, अरे आपका सर जीत तो गए ना सर। कुटेल साहब जीत की बात तो आप ही कर रहे थे ना। कुटेल साहब जीत का दम तो आप ही भर रहे थे ना सर। आप तो कह रहे थे नहीं, आप तो कह रहे थे कि बीजेपी का कमल ना कभी खिला है ना कभी खिलेगा। आप तो बोल रहे थे बाहर के नेता है भव्य बिश्नोई, वो तो विलायत नहीं है, तो आपके हिसाब से तो जीत थी। हाँ सुनिए मोनिका जी, अगर बीजेपी का यही करैक्टर है, ईडी और सीबीआई की तलवार को दिखा करके जो है कि अपनी तरफ करना और कमल के फूल को खिलाना, ये देश की बर्बादी का निशाना है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये यहाँ पर आकर के कहते हैं भी खर्ची और पर्ची, अभी गहलोत साहब जी बोल रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, जब एचपीएससी के जो है कि कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए जो है कि पकड़े जाते हैं, तो वो किस बात का संकेत है? अरे तुम्हारा तो मुखिया जेल में गया था। एक विधायक का बेटा रिश्वत देकर के नौकरी पाने का प्रयास करता है, तो वो किस बात का जो है कि संकेत है? कुटेल साहब देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें ना सर तो बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट है। या स्क्रीन के ऊपर जो कि यहाँ पर बैठ करके लोगों को ठीक है ठीक है ठीक है आ रही हूँ साहब, इनके बाद आपके पास से आ रही हूँ, आपके पास से आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है साहब आ रही हूँ, एक सेकंड ठीक है, आप बोलिएगा आप बोलिएगा। और जो है चलिए ठीक है, आप सर अपनी हार को तो कारण बताइए ना सर। इनेलो को अगर इतनी बुरी शिकस्त मिली है तो ये हार भी नहीं, बहुत बुरी हार मिली है। देखिए बहुत कोई बुरी हार नहीं है, हमने जो कि अपने पार्टी सर कांग्रेस की जीत है क्या? फिर साहब ये कांग्रेस की जीत है क्या? आ रही हूँ सर, ठीक है कुटेल साहब। हाँ मैं दोबारा आऊंगी तो आप कारण मुझे बताना, ठीक है डिंगरा साहब। आईएनएलडी की एक सुनिए ना, आईएनएलडी की 5200 वोट, आम आदमी पार्टी की 3400 वोट और पोस्टल बैलेट की 5000 वोट, आप इसको टोटल कर लीजिए ना, तो ये सभी लोग जो है बीजेपी से अलग वोट लेके गए हैं। और जो जेजेपी वाले थे वो यमुना पार बीजेपी को बचा रहे थे, उनकी वोट कितनी थी? 0, 1000, 2000, 5000, 10,000, इनको कितनी वोट मिली? कल जो है एक डिबेट के अंदर जेजेपी वाले क्लेम कर रहे थे कि 15,000 वोट तो हमारी वजह से बीजेपी को मिली है। तो 15,000 तो जेजेपी की वोट बीजेपी को मिली है, जिन्होंने यमुना पार बीजेपी को बचाना था। ये कहां से वोट लेके गए? और भव्य बिश्नोई जी की वोट फिर कितनी हुई? और जो परसेंटेज अभी कृष्ण कुटेल जी ने भी बताई कि पिछली परसेंटेज से कम वोट मिली, कारण तो बताइए ना, कारण तो बताइए ना। हमारी परसेंटेज ऑफ वोट में 51,662 वोट मिली है हमको, तो ये कहां से जीते? ये तो अल्टा पलटा करके शरारत करी है। शरारत करके बीजेपी ने कल जो है एक बीजेपी के अध्यक्ष ने एक बयान भी दिया कि हमारी फोटोएं इधर कम है, इधर ज्यादा है, एक फोटो और की कमी है। ये सारी शरारत है जो सारी बीजेपी के मुंह से भी निकल रही है। ये बीजेपी का हारा हुआ अध्यक्ष ये बात कह रहा है कि हमारी फोटो इतनी थी, इतनी फोटो लेनी थी। वो इशारा जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सर, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी की जीत को। बीजेपी हमें तो वोट मिल रही है, 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसकी इससे पहले तक तो कांग्रेस ये कह रही थी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है बीजेपी की जीत का। 2014 के अंदर इनकी 47 सीटें आई थी और 2019 के अंदर 40 रह गई। ठीक है, अब 40 से मैं मानती हूँ आपको बहुत वोट मिले आदमपुर में, लेकिन जीत के लिए जितने वोट चाहिए थे वो नहीं मिले सर। इसका कारण तो बता दीजिए ना सर। अभी बात कह रहा हूँ मैं आपको, ऐलानिया बात कह रहा हूँ कि 2024 में 10 सीटें रह जाएगी बीजेपी की। सर ये तो सर यही बात इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने इससे पहले आदमपुर के लिए भी बोल रहे थे सर। हाँ नहीं मैं तो कह रहा हूँ राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। एक मिनट, 51,662 वोट जो लेके जा रही है सर, मैं कहती हूँ बहुत सारे वोट मिले आपको, लेकिन सर जीत के लिए जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले ना सर। तो कहीं तो कमी है ना, कहीं तो कमी रह गई। आरिफ कुटेल साहब, आप शरारत के तरीके समझिए। पोस्टल बैलेट की 5,000 वोट, आईएनएलडी की 5200 वोट, आप आदमी की पार्टी की 3400 वोट, सारे बीजेपी के खिलाफत करके तो वोट मांग रहे थे। लेकिन ये अपने कैंडिडेट जो है
आखिर में जीता कौन? उनकी तरफ लगाते हैं। जैसे अभी कह रही है हम 15,000 आपकी सारी बात ठीक सर, लेकिन आदमपुर से विधायक कौन बनेगा? बीजेपी का कैंडिडेट ना। 15,000 से हाँ। वोटर। आपकी सारी बात ठीक, लेकिन विधायक कौन बनेगा आदमपुर से? बीजेपी का कैंडिडेट। कमल तो खिली गया है ना सर। आपको मैं एलानिया ये बात कहता हूँ, ये भजनलाल का गढ़ था। भजनलाल के गढ़ की बात भजनलाल के आदमी कुर्सी पिछोई भी कर रहे थे। कितनी नौकरियां लगी होंगी भजनलाल। लेकिन आप तो कह रहे थे ना, कांग्रेस तो कह रही थी भजनलाल परिवार का नहीं कांग्रेस का गढ़ है ये। कांग्रेस तो कह रही थी भजनलाल परिवार का नहीं कांग्रेस का गढ़ है ये। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का गढ़ तभी चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हमने भजनलाल का गढ़ तोड़ने का काम किया है, ये बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। भजनलाल बाहर हुए और हमें 51,000 वोट मिली। सर अगर तोड़ते तो फिर तो उनकी तीसरी पीढ़ी फिर सर क्यों बैठती सर आदमपुर की कुर्सी पर? उनकी तीसरी पीढ़ी फिर क्यों बैठती सर? आपके वो जीते हैं, अगली बार में यहाँ से भव्य विश्वास की जमानत जब्त करा देंगे। ये अगली बार कब तक होगा सर? ये तो वही वाला डायलॉग हो गया, तारीख पर तारीख। कांग्रेस की सरकार ये तो डिंगरा साहब, ये अगली बार कब तक चलेगा सर? कब्जा हो चुका। ठीक है सर। 3,24,000 करोड़ हरियाणा पे कब्जा कर दिया इन्होंने 8 साल हो गए अंदर। ठीक है सर। वो पैसा लूट खसूट की योजना है। चलिए अच्छी बात है सर, ऐसा हो ये ख्याली पुलाव ना हो। ठीक है सर, ठीक है। गेलावत साहब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ठीक है डिंगरा साहब, उसके बाद कुटैर जी आपके पास आ रही हूँ, बोलिए। देखिए हमारे जो साथी है ढींगरा साहब, ये हार के बाद बहुत ज्यादा बुखला गए हैं और मैं इनको कहता हूँ कि बीच में पानी भी पी लो। और जो ये अलग अलग बातें करते हैं मैं इनको याद दिलाता हूँ। गेलावत साहब को पानी पीने के लिए देखिए ढींगरा साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप दूसरे की बात सुनते नहीं। और ये काम कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं ये करते रहे कि दूसरों को लक्ष्य लेके उनको भगाते रहे, उसी का ये परिणाम है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से सुनोगे तो आप इसका इलाज ढूंढ सकते हो। ये अलग अलग बातें थोड़ा जल्दी गिलावत साहब, थोड़ा जल्दी। आदमपुर में तो हमारी जीत हुई, ये कहते हैं हम पीछे यूं किया आगे यूं किया। 2005 में जब उपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिल गई, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी हारती गई। 2005 के बाद 2009 में जो चुनाव हुआ वो 70 से 40 सीटें आई और जो उसका अगला चुनाव हुआ उसमें 13 सीटें आई और फिर जो 10 के 10 लोकसभा चुनाव में सुनिए नहीं बोलते हैं 15 लगा लो, चलो 15 मान लो, मैं 16 ही मान लेता हूँ, आपकी और एक बढ़ा देता हूँ। जो 15 सीटें आई 15 सीटें आई, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 10 की 10 हम लोग जीत गए। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो हम जीत गए। जिला परिषद और नहीं ये नगर पालिका और नगर परिषद का हुआ, उसका हम जीत गए। और फिर आदमपुर का चुनाव हुए, उसका हम जीत गए। देखिए आप अपनी कमी महसूस करिए। समय का अभाव है। ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करते हो। समय का अभाव है। ठीक है कुटैर साहब आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से सर। कुटैर साहब तक आवाज पहुंच रही है क्या? ये बंद होंगे मोनिका तभी तो बोलूंगा मैं। बोलिए सर, बोलिए। गेलावत साहब एक सेकंड सर, प्लीज सर, लास्ट मुझे कमेंट लेने दीजिए। देखिए मोनिका जी, एक सेकंड आ रही हूँ गेलावत सर, आ रही हूँ। अगर बीजेपी ने विकास के नाम पर खर्ची और पर्ची के बिना जो है कि नौकरी देने का काम अगर बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किया तो ये इलाहाबाद का चुनाव जीत जाते। दूसरा जो है कि अगर ऐसा काम इन्होंने सबका साथ सबका विकास जो है अगर इस नीति के तहत काम किया होता तो ये बड़ौदा का चुनाव जीत जाते। ये लोग झूठ बोल करके जो है कि लोगों को गुमराह करने का काम सर आप भी तो जीत जाते ना फिर आदमपुर का चुनाव सर। देखिए अभी 2005 सर आप भी जीत जाते फिर आदमपुर का चुनाव। सुनिए मोनिका जी, सुनिए मेरी बात को कि भजनलाल जी ने 2005 में यहां से चुनाव लड़ा, 86,963 वोट यहां से प्राप्त किया और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 15,882 वोट लिया और बीजेपी ने कितना लिया? 4,573। 2009 के चुनाव के अंदर बीजेपी को कितना वोट पड़ा? 1,210 वोट। सबकी बात कर रहे हैं सर आज की हम बात कर रहे हैं
कुटेल साहब, मैं सर करंट की सर बात करूंगा। पिछली जीत को आप डिस्कस करते रहेंगे सर। अब की बात कीजिए ना सर, आगे आने वाले समय सर विधानसभा चुनाव का है सर। सर यही आपकी रणनीति गलत है शायद। 2024 के अंदर समय का अभाव है सर, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कृष्ण कुटेल जी आपका भी, ढींगा साहब आपका भी, गेलावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर की जीत का भव्य जश्न चल रहा है और यहां पर अब 2024 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां इसी के साथ जुट गई हैं। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।